हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा वो मुदालियर आयोग का रहेगा। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था जो राधा कृष्णन आयोग था उसको हमने पढ़ा था। जो आयोग हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके नाम से जो आयोग बना था उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद जो राधाकृष्णन आयोग था है उसको हम विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो विश्वविद्यालय हेतु तो आयोग का गठन कर दिया गया था, उसने अपनी जो सिफारिश थी वो भी प्रस्तुत कर दी थी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा हेतु किसी भी प्रकार का यहाँ पर आयोग नहीं था, तो उसके गठन की भी यहाँ पे मांग उठने लगी और उसकी भी आवश्यकता महसूस होने लगी माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु। तो उसके लिए जो मुदालियर आयोग है, इससे पहले एक आयोग जो है वो गठित होती है, एक समिति का गठन किया जाता है जिसको जाना जाता है ताराचंद समिति। तो ताराचंद जो समिति आती है वो आती है 1948 में। तो 1948 में जब माध्यमिक शिक्षा हेतु ताराचंद समिति का जब गठन होता है, तो इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इसने अपनी प्रस्तुत की थी 1949 में जब ये अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो संतोषजनक नहीं थी। ठीक हो गया, यानी कि संतोषजनक न हो पाने के कारण इसकी जो सिफारिशें थी उनको खारिज कर दिया गया था। तो जो ताराचंद समिति होती है इसका जब गठन किया जाता है उसके एक साल के बाद जैसे ही ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है, तो इसमें ये आयोग की जो सिफारिश रहती हैं उसको खारिज कर दिया जाता है। यानी कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो उसके बाद केंद्रीय जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, जिसे हम CABC के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका कभी कभी पूछ देता है CABC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक हो गया, CABC। तो CABC का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया, BEA एजुकेशन। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो बोर्ड है इसने 1951 में केंद्र सरकार के समक्ष एक जो प्रस्ताव है वो रखा था, जिसमें बताया गया था कि माध्यमिक शिक्षा जो है के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जो तत्कालीन जो शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण करके उसका पता लगाएगी। तो इसके लिए जो CABC है इसने जो है प्रस्ताव रखा था सरकार के समक्ष। तो फिर इसके बाद जो होता है मुदालियर आयोग का गठन होता है। तो मुदालियर आयोग को हम एक बार देख लेते हैं। तो मुदालियर आयोग जो है वो CABC जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो इसकी जो सिफारिश है इसकी सिफारिश पर 1952 में फिर इसका क्या होता है, गठन होता है। ठीक हो गया, कब होता है, 1952 में मुदालियर आयोग का। क्योंकि 1951 में जो है CABC ने अपना एडवाइस दिया था सरकार को कि एक माध्यमिक शिक्षा हेतु बोर्ड का गठन किया जाए। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए जो आयोग बना था उसको हम पढ़ लेते हैं पहले, मुदालियर जो आयोग है। तो इसको अगर देखें तो मुदालियर आयोग जो है इसके जो अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक हो गया, लक्ष्मण स्वामी जो मुदालियर, और जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे ये जो राधाकृष्णन आयोग था इस आयोग के भी ये सदस्य थे। तो ये भी देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन जो है इसमें मुदालियर जो आयोग है इसमें जो अध्यक्ष हैं निम्न में से किस आयोग के वो सदस्य थे, या पूछ देगा कि निम्न में से कौन इसमें मुदालियर जो स्वामी हैं यानी कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं इनका नाम दे देगा, और पूछ देगा प्रश्न में से कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग था इसमें निम्न में से कौन सदस्य थे। ठीक हो गया, जिनके मुदालियर आयोग में भी जो अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से पूछ सकता है, तो इसको भी हम आप देख लीजिएगा। तो इस वक्त जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे ये इस वक्त मद्रास विश्वविद्यालय में कुलपति थे। ठीक हो गया, इनकी मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे उस समय, जिस समय जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। इसका जो गठन होता है 23 सितंबर 1952 में मुदालियर आयोग का गठन होता है। और इसने जो अपनी रिपोर्ट है वह 29 अगस्त 1953 में प्रस्तुत की थी, जो 244 पेजों में और 14 अध्यायों में प्रस्तुत की थी। ठीक हो गया, यानी कि अगर इसको हम देखें तो 1953 में जो होती है ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है सरकार को, और 244 पृष्ठों में ये देती है। और इसमें जो अध्यायों की संख्या देखें तो 14 इसमें अध्याय होते हैं। उस समय अगर बात करें इसके अन्य सदस्यों की, अगर बात करें तो कभी कभी पूछ देता है कि इसके जो अन्य सदस्य निम्न में से कौन कौन इसके अन्य सदस्य थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो इसमें जो एक सदस्य थे वो थे डॉक्टर KL रुमाली। डॉक्टर KL रुमाली थे। और दूसरे अगर देखें तो श्रीमती हंसा मेहता, KG सैयद, KG सैयद। और अन्य अगर देखें तो जॉन क्राइस्ट, थे।
अगले इसके डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम, और अगले थे एमटी व्यास। तो क्या ये इसके सदस्य थे, अन्य सदस्य के एल रुमाली हो गया, हंसा मेहता होगी, और साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें हंसा मेहता के अलावा इसमें के जी जो थे सैयद थे, और इसके जॉन क्राइस्ट थे, और डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम थे, और एमटी व्यास इसके अन्य क्या थे, सदस्य थे। उसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि जब माध्यमिक शिक्षा आयोग की जरूरत पड़ी थी तो उसके लिए क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उस समय जो तत्कालिक जो माध्यमिक शिक्षा थी उसके जो दोस्त थे, क्या क्या वो दोस्त थे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो माध्यमिक शिक्षा का गठन हुआ था मुदालियर आयोग, उस समय निम्न में से कौन से दोस्त इसमें व्याप्त थे माध्यमिक शिक्षा में। तो इसमें सबसे पहले अगर देखें तो जो शिक्षा थी, शिक्षा पद्धति थी, वह पुस्तकों पर आधारित थी, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान ही सिर्फ यहाँ पर दिया जाता था, यानी कि व्यावहारिक शिक्षा का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें मूल्यांकन जो था वो काफी कठिन हुआ करता था, और शिक्षा जो थी वो एक पक्षी थी, यानी कि एक पक्षी ही यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और साथ ही साथ अगर बात करें व्यावहारिक जो विषय थे वो इसमें शामिल नहीं थे, ठीक हो गया, व्यावहारिक विषय शामिल नहीं थे। और अंग्रेजी जो शिक्षा है वो माध्यम यहाँ पर लागू था, इनकी अंग्रेजी शिक्षा, क्योंकि अंग्रेज जस्ट गए थे और अंग्रेजों ने जब स्वतंत्रता से पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी पूर्ण रूप से अंग्रेज जो लॉर्ड मैकाले यहाँ पर शिक्षा नीति लेकर के आए थे, उनका कहना था कि हम भारत में पश्चिमी जो शिक्षा है, वहाँ की जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और पूर्ण रूप से उसको अंग्रेजी भाषा में ही किया गया। उनका कहना ये था कि जो यहाँ के लोग हैं वो रंग और रूप से तो भारतीय होंगे, लेकिन उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी नैतिकता, उनके जो नेतृत्व करने की क्षमता है, उस आधार पर हम पूर्ण रूप से उनको क्या बना देंगे, अंग्रेज बना देंगे। क्योंकि जो यहाँ पर अंग्रेजों ने अगर शिक्षा लेकर भी आए तो उनको उसमें अपना फायदा था, क्योंकि वो यहाँ पर सीधे सीधे लोगों के साथ संवाद नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ लोग जैसे ही यहाँ पर शिक्षित हो जाते, अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान उनको हो जाता, तो यहाँ के लोगों के साथ उनका जो रिलेट करना यानी कि बात करने का जो पैटर्न हो जाता है वो सीधे सीधे इनसे जो है वो रिलेट कर पाते, इसीलिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा पर ही अधिक क्या दिया था, जोर दिया था। लेकिन जो यहाँ की स्थानीय भाषा थी उसको पूर्ण रूप से उनको क्या किया था, नकारा रखा था, ठीक हो गया। तो और साथ ही साथ अगर बात करें कक्षा में जो विद्यार्थी हैं इनकी जो संख्या थी वो भी ज्यादा थी, इनके विद्यार्थी अधिक थे, स्कूलों की संख्या कम थी, तो इस पर भी ये भी दोष यहाँ पर व्याप्त उस टाइम पे हुआ करते थे। और दोषपूर्ण जो शिक्षा पद्धतियां थी, खासकर से जो यहाँ पर शिक्षा पद्धतियां थी वो क्या थी, काफी दोषपूर्ण थी। और पाठ्यक्रम का बोझ वह निरस्त होना, मतलब पाठ्यक्रम क्या था, काफी बोझिला पाठ्यक्रम था, और जो यहाँ पर शिक्षा थी वो काफी नीरस थी, ठीक हो गया। ये उस टाइम के हिसाब से क्या थे, ये जो शिक्षा थी उस समय के हिसाब से यहाँ पर दोषपूर्ण शिक्षा हुआ करती थी। तो आयोग की जो नियुक्ति के बाद इसके जो उद्देश्य इसने दिए अपने, तो क्या क्या दिए थे, तो इसको हम देख लेते हैं कि भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा में जो स्थिति का अध्ययन कर उस पर प्रकाश डालना था, यानी कि यहाँ पर जो भी स्थिति थी शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की, उसका अध्ययन करना और उस पर प्रकाश डालना इसका मुख्य क्या था, उद्देश्य था। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और संगठन एवं विषय वस्तु को तैयार करना इसका उद्देश्य था। और विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, इनकी पारस्परिक, चाहे विश्वविद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, इनके आपस में पारस्परिक संबंधों को स्थापित करना भी इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। माध्यमिक का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के साथ संबंध स्थापित करना, यानी कि माध्यमिक के साथ साथ प्राथमिक व उच्च शिक्षा के साथ आपसी संबंध स्थापित करना भी इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु नया प्रारूप, यानी कि जो मुदालियर आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए जो नया प्रारूप दिया था, वो प्रारूप किस प्रकार का इसके द्वारा दिया गया था उसको हम एक बार देख लेते हैं। अगर बात करें तो प्राथमिक जो शिक्षा थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको 5 वर्ष का होना अनिवार्य इनके द्वारा बताया गया, यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी 1 से 5 तक हो गया, यानी कि 1 से 5 तक की शिक्षा जो होगी 5 वर्षों की इनके द्वारा जो प्रारूप था वो तैयार किया गया था। और माध्यमिक शिक्षा जो होगी वह 7 वर्ष की होगी, यानी कि माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्ष का इनके द्वारा बताया गया, जिसमें से जूनियर, अगर बात करें जूनियर वर्ग की अगर बात करें तो जूनियर वर्ग में क्या होगा, 3 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, जिनकी 6, 7, 8 की क्लासें देखने को मिलती थी जूनियर वर्ग में मिलेंगी, ये इनके द्वारा प्रारूप दिया गया। और दूसरा अगर बात करें सीनियर वर्ग
सीनियर वर्ग। अगर सीनियर वर्ग की बात करें तो सीनियर वर्ग जो है 4 वर्ष का इनके द्वारा प्रारूप दिया गया। सीनियर वर्ग में जो शिक्षा होगी वो 4 वर्ष की होगी और जिसमें 9, 10, 11 और 12 को शामिल किया गया था। माध्यमिक शिक्षा में जो इसका नया प्रारूप दिया था जिसमें प्राइमरी जो थी 5 वर्ष के लिए इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और माध्यमिक शिक्षा 7 वर्ष की होगी, जिसमें से 3 वर्ष जो होंगे जूनियर वर्ग में रहेंगे और 4 वर्ष की जो शिक्षा रहेगी वो सीनियर वर्ग में दी जाएगी, जिसमें 9, 10, 11 और 12 की कक्षाएं शामिल की गई। साथ ही साथ अगर इंटरमीडिएट की कक्षाओं की अगर बात करूँ तो जो हाई स्कूल के विषय जो पढ़ाए जाएंगे, जो 11th के विषय पढ़ाए जाएंगे वह हाई स्कूल के साथ जोड़े जाएंगे। इनकी जो 11 के बच्चे होंगे उनको जो शिक्षा दी जाएगी, उनके जो विषय होंगे उनका जो जुड़ाव होगा वह हाई स्कूल के साथ जुड़ाव होगा। और जो 12th के अभ्यर्थी होंगे, यानी कि जो 12th क्लास के जो विद्यार्थी होंगे उनकी जो शिक्षा होगी उनका जुड़ाव जो होगा वो स्नातक के साथ उसका जुड़ाव किया जाएगा। ये इसने अपना प्रारूप तैयार किया था। और साथ ही साथ अगर बात करें स्नातक, इसने 3 वर्ष की बात कही, यानी कि स्नातक की जो पढ़ाई होगी वो 3 वर्ष की दी जाएगी और इसमें से भी 12 के बाद, यानी कि जो स्नातक होगा वो 12th के बाद होगा, यानी कि 12th के बाद स्नातक होगा और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम 1 वर्ष का पढ़ाया जाए। यानी कि जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम होगा 12वीं के बाद 1 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसको भी पढ़ाया जाए। ये इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था मुदालियत आयोग के द्वारा। और कहा गया कक्षा 11 के बाद छात्र छात्राओं को जो व्यवस्थायी वह प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जाए। यानी कि 11 के बाद व्यवस्थायी यानी कि प्राविधिक जो संस्थान होंगे इन संस्थानों में भी इनको प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। और साथ ही साथ ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा, उद्यान शिक्षा, पशुपालन, कुटीर जो उद्योग हैं की शिक्षा व्यवस्था हो, यानी कि ग्रामीण स्तर पर इन जो शिक्षा व्यवस्था है इनकी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। इनके द्वारा जो सिफारिश है वो दी गई कि कृषि शिक्षा दी जाए, उद्यान की शिक्षा दी जाए, पशुपालन की शिक्षा दी जाए, कुटीर उद्योग की शिक्षा दी जाए, इसकी व्यवस्था हो। और साथ ही साथ अगर बात करें पॉलिटेक्निक व टेक्निकल जो विद्यालय हैं इनकी भी स्थापना की जाए और साथ ही साथ आवासीय विद्यालयों की भी स्थापना की जाए और छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जाए। जैसे आप लोग देखते हैं वर्तमान समय में भी स्कूलों में, कॉलेज में आपको छात्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो इसकी भी व्यवस्था करने की बात की गई। और नेत्रहीन व मूकबाधित यानी कि जो बोल नहीं पाते हैं या नेत्रहीन जो बच्चे हैं ऐसे बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए शिक्षा के जो हैं प्रबंध किए जाए, यानी कि ऐसे स्कूल अलग से खोले जाएं जो नेत्रहीन और मूकबाधित जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने हेतु इन स्कूलों की भी व्यवस्था की जाए। और उद्योग पर कर लगाया जाए, यानी कि जितने भी उद्योग यहाँ पर हैं उन पर कर लगाया जाए शिक्षा हेतु, यानी कि शिक्षा के लिए अलग से कर लगाया जाए, जिससे यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है, जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें सुधार लाया जाए इसका। और साथ ही साथ कहा गया बालिकों जो बालिकाओं हैं उनके लिए जो गृह विज्ञान है इसके विषय के अध्ययन की भी समुचित व्यवस्था की जाए, यानी कि बालिकाओं की जो गृह विज्ञान के विषय को पढ़ाया जाता है बालिकाओं को, तो उसके लिए भी इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। उसके बाद भाषा अध्ययन के लिए जो सुझाव आयोग के द्वारा दिए गए थे ये होगा अध्ययन। भाषा अध्ययन के लिए सुझाव, तो इसके लिए जो सुझाव दिए थे इसमें 5 भाषा समूह पर विचार करने की बात करी गई, जिसमें से अगर बात करें मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा, शास्त्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा की इनके द्वारा बात करी गई, जिसमें से माध्यमिक स्तर पर भाषा का माध्यम जो होगा वो मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होगी और जो हिंदी होगी वो अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी और संस्कृत हेतु भी उचित महत्व इसमें रखा जाएगा और साथ ही साथ अंग्रेजी को भी इसमें अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। ठीक होगा, इसके लिए इतने अपने सुझाव दिए थे। और अगर बात करें पाठ्यक्रम के जो विषय रखे गए थे, विषय में अगर बात करें मिडिल या जूनियर हाई स्कूल के जो विषय रखे गए थे, जिसमें से भाषा थी, सामाजिक विज्ञान था, सामान्य विज्ञान था, गणित था, कला वो संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा के इनके द्वारा विषय रखे गए थे। ये इसके सुझाव थे। और उसके बाद अगर उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विषयों की अगर बात करें, जिसमें से भाषाएं होगी, सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य सामाजिक विषय हो गया, हस्तशिल्प हो गया, इनके साथ साथ इन 4 विषयों के साथ साथ इसके अंतर्गत ही अन्य विषय जो मानव विज्ञान है, प्राविधिक शिक्षा है, वाणिज्य शिक्षा है, कृषि है, ललित कलाएं,
की भी शिक्षा इनके साथ दी जाएगी। यानी कि जो ये शिक्षा ये विषय रहेंगे ये इन 4 विषयों के ही अंतर्गत रहेंगे। ठीक हो गया, इन्हीं 4 विषयों के अंतर्गत रखने की इनके द्वारा बात करी गई। उसके बाद अगर बात करें अध्यापकों के नियुक्ति से संबंधित अगर इसके जो विचार थे तो उसमें हम देख लेते हैं। इसमें इनके द्वारा बताया गया था कि नियुक्तियों में एक प्रकार की पद्धति होनी चाहिए, यानी कि जो अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी उसमें एक प्रकार की जो पद्धति हो वो अपनाई जाए, और साथ ही साथ समान योग्यता व समान कार्य हेतु समान वेतन देने की भी बात करी गई। ये इसकी मुख्य सिफारिशें थी। और साथ ही साथ शिक्षकों की जो प्राइवेट ट्यूशन प्रथा है उसको समाप्त किया जाएगा, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो टीचर होगा वह प्राइवेट जो ट्यूशन होगा उसको नहीं पढ़ा सकता है। इस पर भी इनके द्वारा समाप्त करने की बात की गई, ये भी सुझाव दिए गए थे। और अगर बात करें परीक्षाओं में अगर मूल्यांकन संबंधी जो सुझाव इनके द्वारा दिए गए थे, जिसमें से कहा गया था कि छात्रों द्वारा किए गए जो भी कार्य होंगे, जो भी अभिलेखों का मूल्यांकन करना होगा। साथ ही साथ अंतिम जो मूल्यांकन में आंतरिक जो कक्षाओं एवं विद्यालयों में जो अभिलेखों के महत्व पर भी चर्चा की जाएगी, इन पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसी के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर प्रशासनिक एवं वित्तीय सुझाव अगर देखें तो जिसमें से जो राज्यों में जो प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि प्रत्येक राज्यों में जो प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है इसकी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ कहा गया राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया जाएगा, और शिक्षा निदेशक का जो कार्य रहेगा वह मंत्रियों को सलाह देना होगा। जो शिक्षा मंत्री होगा उसको ही सलाह देना जो शिक्षा निदेशक होगा उसका कार्य होगा, इसके अलावा उसका किसी प्रकार का अन्य कार्य नहीं होगा। तो ये मुख्य सुझाव इसके द्वारा दिए गए थे मुदालियात आयोग के द्वारा। तो ये आया था 1952 में। तो ये था मुदालियात आयोग। लगभग हमने इसमें पूरा कवर किया जितना भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ हो आप लोगों को, इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप लोग हमारे चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसका पीडीएफ है इसको आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।